देखिए, एक तो ये बहुत मुश्किल प्रश्न है और इसका कोई सीधे सीधे जवाब दे पाना बहुत आसान काम नहीं है। शर्म साहब खुद ही इस बात को मानते थे कि भारतीय विश्वविद्यालयों की और शिक्षण संस्थाओं की जो संरचना बन चुकी है, उसमें किसी भी पारंपरिक विधा या विचार दृष्टि के लिए कोई जगह शेष नहीं है। इसलिए शायद वो एक अकेले ऐसे विचारक थे जो ये मानते हैं। उनका एक लेख भी है कि ऑन द प्रमोशन ऑफ गांधीयन थिंकिंग इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, कि गांधी के विचारों को भारतीय विश्वविद्यालयों में लागू करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों की तासीर में एक विरोधाभास है। लेकिन फिर भी हम जहां हैं, जिस स्थिति में भी हैं, जितनी भी हमारी सामर्थ्य है, उसके हिसाब से हमको कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। शायद आपकी जानकारी में हो कि ये जो नेशनल करिकुलम बन रहा है और इसमें जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस भारतीय ज्ञान परंपरा के तत्वों को समाहित करने का प्रयास या इसकी बात जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से चल रही है। और ये रोज सुना जा रहा है कि इस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं, इस प्रकार की पुस्तकें आनी चाहिए, इस प्रकार का काम होना चाहिए। इस प्रकार की एक बहुत ही अच्छी पुस्तक सीबीएसई के कोर्स करिकुलम के लिए क्लास 11th और क्लास 12th के लिए 21 मॉड्यूल में प्रकाशित हो चुकी है। प्रोफेसर कपिल कपूर के निर्देशन में यह पुस्तक बनी है और सीबीएसई को पढ़ाने वाले शिक्षकों ने ही इस पुस्तक का प्रणयन किया है। कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए 10 और 11 मॉड्यूल यानी कुल 21 मॉड्यूल की लगभग 800 पेज की सामग्री है ये। और वो पुस्तक उपेक्षित पड़ी हुई है। मैंने तो इस संबंध में बात करने वाले जितने भी लोग होते हैं उनसे जब बात की तो उनको इस पुस्तक का कोई पता ही नहीं है। तो इस प्रकार की जो सामग्री है, इस प्रकार की सामग्री को हम अपने पाठ्यक्रम में अगर शामिल करें तो वास्तव में उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, उसमें पढ़ने की भी संभावनाएं हैं, उसमें तत्संबंधी एक्टिविटी भी कराने की संभावनाएं हैं, या अगर आप उसमें और एक्सटेंडेड नॉलेज प्राप्त करना चाहें तो उसके भी सोर्स उसमें दिए हुए हैं। तो इस तरीके की कुछ जो चीजें पहले से स्थापित हैं और जिनको हम बच्चों के स्तर पर इनकलकेट कर सकते हैं, उनकी हमको खोज करके उनको अपने कोर्स करिकुलम में केवल लागू करना है। वो सीबीएसई का मान्यता प्राप्त कोर्स है, मॉड्यूल है, केवल हम उसको पढ़ाते नहीं है, उसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं या उसके महत्व से हम परिचित नहीं है। तो बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जिनके लिए हमको कोई बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अगर संकल्प हमारा मजबूत है तो हम उन चीजों को लागू कर सकते हैं। देखिए, छोटे और बड़े रूप में शुरुआत करने का सर नहीं है। आप छोटे रूप में ही शुरू करें, लेकिन आपको इन सारे क्षेत्रों में एक साथ शुरू करना पड़ेगा। जैसे यदि आप ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में यदि आप कोई चीज शुरू करते हैं तो समाज में उसकी स्वीकार्यता भी होनी चाहिए ना। अगर समाज उसको नहीं स्वीकार करेगा या अपने बच्चों को नहीं स्वीकार करने देगा तो वो निरर्थक हो जाएगा। और तदनुरूप आपकी अर्थव्यवस्था भी हो, यानी कि समाज की स्वीकार्यता भी तब होगी जब वो जीवन के सुसंगत आर्थिक पक्ष के साथ जुड़ा होगा। और वो भी तब हो पाएगा जब जो हमारा राजनीतिक परिदृश्य है, उस राजनीतिक परिदृश्य के माध्यम से भी हमको एक अनुकूल वातावरण प्राप्त होगा। तो बड़े पैमाने पर एकदम से हम सारी चीजें बदल दें, ऐसा तो संभव नहीं है। वो तो हमने आपको बताया है कि बहुत मुश्किल काम है। जो चीजें 400-500 साल से बिगड़ रही हैं उनको हम कोई 1 या 2 लेक्चर दे करके हम नहीं सुधार सकते, या कोई 2-4-5 साल में सुधरने वाली नहीं है। लेकिन उसके लिए इन सारे प्रकल्पों में वातावरण और स्वीकार्यता या अनुकूलता होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई भी प्रकल्प हमारे प्रतिकूल हो जाएगा तो हमारा सारा प्रयास धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन समाज में उसकी स्वीकार्यता नहीं बन पा रही है। समाज के क्षेत्र में लोग बहुत अच्छे काम कर पा रहे हैं, लेकिन शिक्षा जगत उसको अनुमोदित नहीं करता है। शिक्षा और समाज के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, लेकिन उसको सरकार अनुमोदित नहीं करती है, राज्य अनुमोदित नहीं करता है। तो जो हमारी आज की जो आधिकारिक व्यवस्था है और जो हमारी अपनी पारंपरिक या भारतीय व्यवस्था है, उन दोनों के बीच में आप देखिए, जो आधिकारिक है वो भारतीय नहीं है, जो भारतीय है वो आधिकारिक नहीं है। तो चाहे हम छोटे छोटे ही प्रयास करें, लेकिन सभी प्रकल्पों पर एक साथ प्रयास तो करना ही पड़ेगा। उनकी स्वीकार्यता तो विकसित करनी ही पड़ेगी, वरना बहुत अच्छे अच्छे काम और बहुत अच्छे अच्छे जो प्रयास हो रहे हैं वो इसलिए फलीभूत नहीं हो पा रहे हैं। अंग्रेज इस बात को समझ गए थे और इसीलिए उन लोगों ने जब अपने नियम कायदे बनाए तो उन नियम कायदों में जो प्रशासनिक मशीनरी थी, उस प्रशासनिक मशीनरी से तत्कालीन जो भारतीय ज्ञान परंपरा थी उसका संबंध विच्छेद कर दिया। और इसीलिए जब वो चीजें हमारे आम जनजीवन में अनुपयोगी हो गई तो धीरे धीरे उस शिक्षा के प्रति भी हमारा मोह या आकर्षण समाप्त हो गया।
तो धीरे धीरे वो चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन सारे प्रकल्प में तो सर करनी पड़ेंगी। बात बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्रिजेंद्र जी, मुझे ये बात आपकी एकदम ठीक लगती है कि ये सब कुछ क्योंकि जुड़ा हुआ है ये सारा चीज। जी जी ये कहीं ये जो आधुनिक दृष्टि है उसमें हम खंड 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 में काट जी काट देखने के आदी हो गए हैं। जी जी और हमको उस आदत की वजह से, वो एक तरह से हमारी कंडीशनिंग है, जी उसकी वजह से हम करने के रूप में उसी तरह सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में कर रहे हैं, उसमें एक तरह का होगा, बाकी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, या हम उसके प्रति उदासीन या उसकी अवहेलना करके हम ये मान लेते हैं कि इसमें ये हम कर पाएंगे। जी जी जबकि वास्तविकता ये है, वो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी जैसा मुझे जी कुछ मामला लगता है, कि जिसमें कि वास्तविकता ये कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। और तो ये जो करने वाला मामला है, इसको थोड़ा सा टैकल, जो लोग सीरियसली इस आधुनिकता से परेशान हैं, मतलब कई लोग तो परेशान ही नहीं हैं, तो जो परेशान नहीं है उनकी बात ही मेरे समझ में छोड़ देनी चाहिए अभी फिलहाल। जो बिल्कुल। जो लोग परेशान हैं, ये जी प्रश्न उनका उठता है, जी बाकी के लिए तो वो एकेडमिक प्रश्न है फिर। जी जी तो ये अगर ये हमारा सचमुच का ये रियल प्रश्न है जो हमको परेशान कर रहा है, तो हमको ये इसकी आज की आज की जो स्थिति परिस्थिति है उसमें करने की लिमिटेशंस को समझ देखना पड़ेगा, मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। ये लिमिटेशंस को हम आज मुझे तो लगता है कि ये जो पॉजिटिव थिंकिंग और हर समय ये आप मतलब बहुत जल्दी हम लोग निराश हो जाते हैं, जी बहुत जल्दी हम लोग हताश हो जाते हैं, क्योंकि हमको हताशा और मतलब हमको होप का मतलब ये हो गया है कि जो हम चाहते हैं वैसा हो, वैसा जी चाहे तो हम होपफुल रहते हैं, अदरवाइज हम बहुत जल्दी निराश और डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये भारतीयता तो नहीं है, मतलब ये बिल्कुल भारतीय सोच तो नहीं है। भारतीय सोच तो ये है कि वास्तविकता को देख के आप दुख और सुख में भी कहीं ना कहीं उसको उसको एक एक तटस्थ भाव से देख पाए। जी जी बिल्कुल। इसी तरह से ये जो होप वाला एक बीमारी चढ़ गई है कि हर समय पॉजिटिव रहना है, और वो पॉजिटिव का मतलब ये है कि जैसा मैं चाहूं वैसा मैं देख पाऊं, जी ये इस चीज पे भी कुछ काम करना पड़ेगा। और मुझे ये लगता है कि काम अपने अंदर ज्यादा है, जी बाहर कम है। तो जी हम अपनी दृष्टि साफ करें और बिल्कुल उसमें ये समझ में आ जाए कि भाई आज के दिन ये संभव ही नहीं है, और क्यों संभव नहीं है ये देख ले, और इसकी वजह से हम हताश ना हो, ये बिल्कुल बिल्कुल। शर्त है। क्योंकि ये और ये शायद मॉडर्निटी का एक रोग ये भी है कि अगर 3 प्रश्न मैं लूं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, तो आज का जो इंसान है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसको न व्हाट से मतलब है, न व्हाई से मतलब है, उसको सिर्फ हाउ से मतलब है। जी हम मुझे बता दो कैसे करें। तो ये कैसे का प्रश्न तो बाद में आता है ना, पहले तो व्हाट की बिल्कुल स्पष्टता हो। बिल्कुल और बिल्कुल है ना, तो बिल्कुल I think this problem is to do with yourself first, then outside. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल मतलब ये रमना का है कि हाउ डू आई परसीव, ये सेशन ब्रजेंद्र जी का, और मैं बोलने लगा, ये ठीक नहीं नहीं, नहीं। आप बिल्कुल बिल्कुल आप बोलिए। जी जी नहीं, मैं मेरा अपना ऐसा सोचना है कि हमारे दृष्टि दोष हो गया है, और ये दृष्टि दोष बहुत गहरा है। ये इतना गहरा है कि जब हम किन्हीं किन्हीं शब्दों को सोचते हैं और उनको हमने आत्मसात सा कर लिया है, पर उनके अर्थ वो भिन्न है जो होने चाहिए, या जो जी वास्तविकता में वो अर्थ है उससे भिन्न है, जी परंतु हमने उनको आत्मसात कर लिया है, जी इसलिए हम हर चीज को वैसे देखने लगे। जी और यहाँ पे सब ये जो काम है अगर वहां पे हो जाए ना, तो उसके बाद ये चीजें रिलेटिवली आसान हो जाएंगी, जी जिसको हम बिल्कुल स्ट्रगल कर लें। कि ये जो चेंज आउटसाइड, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट आइदर और, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम ध्यानस्थ हो जाएं और उधर ही देखें, और वो मैं नहीं कह, ये दोनों साथ साथ चलेगा, लेकिन द प्रायोरिटी हैज टू बी
कि बिल्कुल आप बिल्कुल अपने अंदर की दृष्टि को साफ करें। बिल्कुल वो बिल्कुल साफ होगी तो आपके ये प्रश्न भी दूसरी तरह के होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। एक आपकी उम्मीदें, आपकी होप्स भी दूसरी तरह की होंगी। जी जी मगर आज तो वो होप्स जो निकल रही हैं वो इसी संसार से निकल रही हैं, जी जो जिसकी हम आलोचना करते हैं। मैं जी ये जी बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। इसलिए उस मामले में अगर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो जो इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी है वो प्रायोरिटी पर रहनी चाहिए। बिल्कुल। और उसके लिए चाहे को हमारा अपना क्लोज्ड ग्रुप ही हो, उसकी सार्थकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी तो हम वही क्लियर नहीं है। और ये कितने लोगों की चिंता है, जैसा आपने कहा ना। तो है ना कि वो सुखिया यहू संसार है, खावे और सोवे, हाँ और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो ये जागने और रोने वाले लोग बहुत कम है। हाँ बिल्कुल। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मैं जी जी एक बड़े महात्मा है, तो उनके पास बैठा था, तो यही आधुनिकता पे बात हो रही। तो मैंने उनको एक दिन पूछा कि भाई आप बताइए, ये जो चल चल रहा है, दुनिया जैसी चल रही है, आपको लगता है कि कुछ ठीक हो जाएगा? जी तो उन्होंने कहा भैया मैं तो निराशावादी हूँ। जी और है ना, मुझे तो कोई मेरे जीवन काल तो छोड़ो, अगले 50-70 साल में भी मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने जब शब्द यूज किया निराशावादी, तो मैं एकदम चौंका, क्योंकि मैं तो उस परंपरा से हूं ना जहां ये निराश शब्द तो एकदम इट्स डर्टी वर्ड ना। वो तो जी आप निराश हो गए मतलब आप गए काम से। तो पर मैं फिर देखा कि वो आदमी तो बिल्कुल एक्टिव है और वो खूब बात करता है और खूब ऐसा कोई डिप्रेशन तो दिखाई नहीं देता। और सडनली मुझे उस दिन ब्रजेंद्र जी, मुझे हताशा और निराशा में फर्क एक तो समझ में आया। मैं दोनों को एक ही मान बैठा था। उस दिन पता चला कि मैं दोनों को एक मान बैठा हूं। तो वो हताश नहीं थे, निराश थे। पहली बात तो ये, निराशा जो है वे वास्तविकता से संबंध रखती है। हताशा और होप जो है, मतलब अगर उसका वो, ये उस दिन मुझे होप एंड फेथ की बात समझ में आई सरन साहब की। सरन साहब होप ऑन फेथ को ऑलमोस्ट बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मानते हैं हाँ कि इनसेपरेबल टाइप ऑफ थिंग ना। बिल्कुल बिल्कुल वो हाँ उस जी दिन मुझे अचानक ये बात समझ में आई। जी जी ये जो बात है, ये मुझे लगता है ये कोर है हम्म कि कैसे हम होप को देखते हैं। और ये जो भी हम बात कर रहे हैं, ये बिना फेथ के संभव है क्या? मेरा अब ये बिल्कुल आपसे प्रश्न है विजेंद्र जी, बिल्कुल ये जितनी भी बात कर रहे हैं, इज इट जी पॉसिबल विदाउट फेथ? एंड व्हाट, बिल्कुल बिल्कुल हाउ डज कंप्लीटली जैसा मेरे जैसा आदमी, साइंटिफिक रैशनल लेफ्टिज्म से निकला हुआ, सोशलिस्ट प्रभावों से घिरा हुआ ये आदमी, जिसको इसका अहंकार भी है कि अरे हम तो साइंटिफिक आउटलुक के लोग हैं, हम तो रैशनल सोचने वाले लोग हैं, हम तो फलां ढिकना जो भी हैं, ये अहंकार भी हम में छुपा हुआ है। पर ये कलेक्टिव अहंकार है, जिसलिए मुझे दिखाई नहीं देता। क्योंकि वो अहंकार तो दिखाई देता है जिसको मैं कंपेयर कर सकूं दूसरे से। ये तो कॉमन है टू सारे एजुकेटेड क्लास से। तो ये एजुकेटेड क्लास तो फेथलेस क्लास है मुझे लगता है। तो ये फेथलेस क्लास, फेथ कैसे इसमें आएगा, ये प्रश्न मैं आपसे कर। नहीं, ये ठीक है, मुश्किल सवाल ये भी है आपका। लेकिन इसके लिए भी वही जरूरी है कि वो इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर वो क्लैरिटी धीरे धीरे आ जाती है, और जिन चीजों के प्रति हम आज अपना फेथ रख करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या मान रहे हैं कि हमारा जीवन इनके सहारे चल जाएगा, धीरे धीरे जब उसका विश्वास टूटेगा और उसके विश्वास के टूटने के क्रम से हम परिचित होंगे, तो कहीं ना कहीं हमको एक ऑप्शन के रूप में या दूसरी दिशा में हमको जाना ही पड़ेगा। और शरण साहब बहुत अच्छा एक उदाहरण देते थे कि जो होप एंड फेथ है, इसका एक बहुत अच्छा रूपक हमारे यहाँ शबरी जी में है। रामायण में शबरी जी में है कि वो एक होप और फेथ के साथ उस मार्ग को रोज साफ करती थी, जिससे ऋषि ने उनको बताया था कि भगवान इधर से आएंगे। तो वो जो एक एक परपीचुअल होप एंड फेथ है, वो तो हमको बनाए रखना पड़ेगा ही। और उसको कायम करना निश्चित रूप से इस समय बहुत ही मुश्किल काम। वो होप और फेथ एटर्निटी का मामला है। जी वो वो टाइम, इट्स बियॉन्ड टाइम। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया। मेरे को लगता है आपको फिर से हम लोगों को, हम आपको तंग करेंगे, अब छोड़ने वाले नहीं है। और अब की बार
वो हम लोग उसको ज्यादा सटीक बना के एक विषय देंगे ताकि ये विस्तार दे सके उसको। ठीक, बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया बहुत लगा। बहुत 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 आपका आभार, बहुत अरे आपका। आभार वाली क्या बात है, सब हम लोगों का सहपथिक है हम लोग। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, बिल्कुल। जी, जी, ठीक, बिल्कुल। नमस्कार।